नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 10 मई को ठीक 7 बजे विधि विधान से खुल गए हैं। आपको बता दें कि जय बाबा केदार के उद्घोष और सेना के रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई देकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। तो बैंड बाजे के साथ बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंची, जिसके बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ गया। और साथ ही 3 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए, भव्य नजारे आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। और साथ ही तीसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, 20 क्विंटल फूलों से बाबा केदारनाथ के धाम को सजाया गया है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के साथ ग्रीष्म काल के 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। अब ग्रीष्म काल में आम भक्त बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत उत्सव का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, जिसकी प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, 4 धाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभय, 4 धाम की बात करें तो उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र इसे बोल सकते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, किस तरह से तैयारियां? 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज ये कह सकते हैं कि धामों के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत रूप से जो 4 धाम यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है। कल हरिद्वार और ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा के लिए जो यात्री वाहन थे उनके पहले जत्थे को रवाना करने का काम किया गया था। और आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही ये कह सकते हैं कि धामों में कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और विधिवत रूप से 4 धाम की जो यात्रा है वो भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के लिए 4 धाम यात्रा आर्थिकी का सबसे बड़ा जरिया यहाँ पर होता है, क्योंकि इस 4 धाम यात्रा से सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि 4 लाख परिवार इससे प्रभावित होते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं और उनकी जो आर्थिकी होती है वो इस 4 धाम यात्रा से चलने की राह आगे मजबूत होती है। उत्तराखंड में कह सकते हैं कि आज सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो वहां पर अपने परिवार के साथ मौजूद रहे।
उनके द्वारा पहली पूजा अर्चना वहां पर की गई। राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना उनकी तरफ से वहां पर की गई। साथ ही ये कह सकते हैं कि जब कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो मंदिर से 100 मीटर दूर ही भक्तों को रोकने का काम वहां पर कर दिया गया था। यानी सुबह 4 बजे से ही जो भक्त लाइन पर लगे थे उन्हें कुछ देर के लिए दर्शन करने के वहां पर मना कर दिया गया था और कपाट खुलने के बाद आधे घंटे के बाद ही भक्तों को दर्शन के लिए धाम के अंदर प्रवेश करने की अनुमति वहां पर दी गई। इस बार ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे केदारनाथ धाम में, तो ऐसे में उन सब चीजों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए जो श्रद्धालु थे उन्हें गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी गई। गर्भगृह से पहले ही उस स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने के लिए उनसे कहा गया और वहीं से वो लोग अपने दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे थे। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले जो यमुनोत्री धाम के कपाट है, जहां मां यमुना विराजमान होती है, वो उस धाम के कपाट भी वहां पर विधि विधान के साथ खोल लिए गए और इस दौरान भी वहां पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो वहां पर मौजूद रहे। आज सुबह ही मां यमुना की जो डोली है वो अपने शीतकालीन प्रवास खिरसाली से चलकर आज यमुनोत्री धाम में पहुंची थी और विधि विधान के साथ हो गया। आज दोपहर में ये कह सकते हैं कि 12:30 बजे के करीब मां गंगोत्री जो धाम के जो कपाट है, जहां मां यमुना प्रतिष्ठा मां यमुना विराजमान होती है और मां गंगा विराजमान होती है, उस धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ 12:30 बजे खोल दिए जाएंगे। और आज ये कह सकते हैं कि तीनों धामों के कपाट आज 10 मई को यहाँ पर खुले थे। चारधाम यात्रा का भी आगाज उत्तराखंड में हो गया है और जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, हजारों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के अनुसार उत्तराखंड पूरी तरह से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां केदारनाथ धाम के बाद श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:30 पर खोल दिए गए हैं, वहीं गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:25 पर खोले जाएंगे। कपाट उद्घाटन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 11 बजे माफी चाहूंगी, केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे खोल दिए गए थे। वहीं यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 पर खोल दिए गए थे। वहीं कुछ ही देर में गंगोत्री धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। उत्तरकाशी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर बात की जाए, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, गंगोत्री धाम के कपाट कुछ ही देर में खुलेंगे, ऐसे में श्रद्धालुओं में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है? जी रिया, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 10:29 पर मां यमुना के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, काफी मां यमुना के नारे लगाते हैं और डोली के साथ साथ लोग यहाँ पर लगभग 10 बजे मां यमुना की डोली यहाँ पहुंच रही थी और पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रों के साथ मां यमुना की डोली 10:29 पर मां यमुना के कपाट खोले गए और कुछ ही क्षणों में अभी 12:25 पर मां गंगा देवी के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ चारधाम का आगाज हो चुका है और पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और मां यमुना और मां गंगा को दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, यानी श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और थोड़ी देर में गंगोत्री के भी कपाट खुलेंगे। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले साल की अगर बात करें 2023 में भी 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम हो या फिर चारों धामों के दर्शन किए, उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालु। ऐसे में अब की बार ये चारधाम यात्रा जो है ऐतिहासिक रहे, रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर बना दिया गया है। यानी उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करानी है, उसकी पूरी तैयारी सरकार और प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। कोशिश यही है सरकार प्रशासन की कि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु की यात्रा सफल हो और उत्तराखंड की जो एक छवि है, पर्यटन जो छवि है, वो उस यात्री के मन में बसी रह सके। उसके लिए बेहतर सुविधाएं देने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। यानी जब हरिद्वार या ऋषिकेश से वो अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा तो शुरू से लेकर आखिर तक, यानी जब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती है, उसके पल पल की जानकारी वहां पर दी जाएगी, चाहे वो वेदर से जुड़ी हुई जानकारी हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या फिर ट्रैफिक से जुड़ी हुई, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। पंजीकरण जरूरी होगा, सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए पंजीकरण जरूरी होगा, इसलिए हरिद्वार या ऋषिकेश में ही अपना ऑनलाइन, अगर उनका पंजीकरण नहीं हुआ है तो ऑफलाइन पंजीकरण वहां पर करवा सकते हैं। उसके बाद जगह जगह पर हेल्थ कैंप या फिर जो चेकिंग जो पॉइंट रखेंगे वहां पर उनकी बाकायदा उसका वेरिफिकेशन वहां पर होगा। अगर केदारनाथ यात्रा के लिए, केदारनाथ धाम के लिए वो जा रहे हैं तो जगह जगह पर उनके लिए जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां होती है यात्रियों में अक्सर, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र कहा जाता है, जिस ऊंचाई पर केदारनाथ धाम स्थापित है, तो ऐसे में वहां पर ऑक्सीजन की कमी या फिर जो दूसरी जो परेशानी है उसको रिलेटेड भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी यहाँ पर करी हुई है। तो उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। अब देखना ये होगा कि जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को किस रूप में धरातल पर उतार आगे जो है कम से कम 19 या 20 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ पहुंचने से पहले यात्रियों को करना पड़ता है। ऐसे में क्या उससे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जगह जगह पर बात ये भी आ रही थी कि हेल्थ एटीएम्स लगाए गए हैं, जैसा आपने भी कहा वेदर के अपडेट्स दिए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरह से जो है तैयारियां की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम के लिए गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक के, यानी कम से कम 8 से 10 ऐसी जगह वहां पर चिन्हित की गई है जहां पर श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ एटीएम लगाने का काम वहां पर किया गया है। छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र वहां पर बनाए गए। अगर किसी को सांस संबंधी परेशानी है तो वो वहां पर जो डॉक्टर्स या जो दूसरे मेडिकल की जो टीम वहां पर उपलब्ध रहेगी, वहां से उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनके साथ अपनी जांच वहां पर करवा सकते हैं। हेल्थ एटीएम में वो एक साथ अपने ब्लड से रिलेटेड जो बहुत जो जांचें होती है उसको सिर्फ चंद मिनटों में अपनी वहां पर पूरी करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि प्राइमरी तौर पर वहां पर है। इसके अलावा विभाग की तरफ से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि केदारनाथ हो या बद्रीनाथ धाम, किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभय, आऊंगी आपके पास। उपेंद्र का रुख एक बार कर लेते हैं। उपेंद्र, कुछ ही देर में गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, 12:25 का समय है। ऐसे में किस तरह से तैयारियां? जी, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर प्रशासन की और शांति की जो व्यवस्था है, पूरे यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है और जो श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको शांति बनाए रखने का जायजा है और सबको लाइनदारी यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं और श्रद्धालु माता के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और शासन पूरी तरह यहाँ में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी उपेंद्र, थोड़ा ही और इंतजार और उसके बाद जो भी श्रद्धालु हैं वो गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका। अभय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तीर्थ स्थल की मर्यादा बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा इस साल भी जारी रखेगी। इसके तहत तीर्थ और पर्यटक स्थलों पर मादक पदार्थों का सेवन करने, अश्लीलता फैलाने और आपत्तिजनक सोशल मीडिया में रील्स बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी संभावना जताई है कि बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो झोंकेदार हवाओं के साथ ओलावृष्टि के संकेत है। 13 मई तक मौसम में ये बदलाव रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, यानी झोंकेदार हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। 13 मई तक मौसम बदला रहेगा। तो
उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी संभावना जताई है। कहा कि जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में जा रहे हैं, सबसे पहली तैयारी तो ये कि आपको थोड़ा भी वहाँ पे मौसम बड़ा तेजी से बदलता है और उसके साथ साथ वहाँ तापमान ऐसे ही कम रहते हैं, तो मौसम बदलने से और भी एकदम डाउन होते हैं टेम्परेचर। तो आपको एक तो वुलन से अपने अच्छे लेके जाए, गर्म कपड़े लेके जाए। दूसरा ये कि जो बारिश से बचने के लिए एक सामान्य जो तैयारी होनी चाहिए वो भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उस समय थोड़ा प्रिकॉशन ले। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आईएमडी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को भी ये चीजें दी जा रही है, उनकी साइट पे भी अवेलेबल है। टूरिज्म विभाग है जो आपका उत्तराखंड का, उसमें भी चीजें वो सारी जाती है, तो उनके साइट पे भी देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, एक तरफ मौसम फिर से करवट लेने वाला है उत्तराखंड में, एक तरफ आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है, तो ऐसे में ये बदला हुआ मौसम क्या एक परेशानी का सबब बन सकता है? उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव जो पिछले जो इलाके हैं चारों धाम, क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड रहता है और ऐसे में यहाँ पर जो मौसम है काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है और ऐसे में यहाँ पर जो मौसम है हर पल करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और बर्फबारी भी देखने को मिली। अब माना जा रहा है कि रात तक और भी बर्फबारी हो सकती है, तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण है। यात्रियों से यही अपील की गई है मौसम विभाग द्वारा कि जो मौसम है उसे देखकर ही जो पहाड़ी यात्रा है, अपनी यात्रा है, वो जरूर करें। और इसी के तहत आईएमडी की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, साथ साथ तमाम जो चारधाम यात्रा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मौसम की जो जानकारी है वो आपको मिल सकती है। तो ऐसे में अभी जो है एक तरफ पहाड़ों पर ये जो बदला हुआ मौसम है ये हल्का से एक परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है, अगर बारिश होती है तो क्या कुछ राहत भरी खबर आ सकती है? देखिए, मौसम विभाग ने 8 मई से ही कह दिया था कि 8 मई के बाद ही जो मौसम है वो करवट लेगा और वनाग्नि की समस्या प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं विलंब इसमें बिल्कुल अंकुश लगेगा। और उसी के तहत देखने को मिला कि 8 मई के बाद जो कुमाऊं रीजन है और साथ साथ गढ़वाल रीजन है उत्तराखंड का, वहाँ पर अच्छी बरसात हुई है। 24 घंटे में ये माने कि बीच में एक भी घटना रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो वन अग्नि की समस्या है नेचुरल तौर पर वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन जो यात्री ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ है, कच्चे पहाड़ कहा जाता है, लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिलती है हल्की बारिश में, तो ऐसे में यात्रियों से अपील की गई है मौसम विभाग द्वारा कि मौसम का जो मिजाज है या फिर मौसम का पूरा अनुमान है वो चेक करके आगे बढ़े। अगर तेज हवाएं चल रही हैं, आप सही पर है, तो ऐसे में थोड़ी देर गाड़ी रुके। और क्योंकि अगर हाई एल्टीट्यूड है नीचे, अभी फिलहाल जो हीट वेव्स है वो चलती हुई नजर आ रही है, कुछ लोग लापरवाही करके जो कपड़े हैं वो गर्म कपड़े ऊपर नहीं ले जाते। तो ऐसे यात्रियों से भी अपील की है कि गर्म कपड़े ऊपर लेके जाए, क्योंकि मौसम अनप्रेडिक्टेबल रहता है, ठंड काफी है वहाँ पर। तो ऐसे में लोगों से अपील की गई है मौसम का पूरा अनुमान और साथ साथ गर्म कपड़े लेकर ऊपर जाए, ताकि चारधाम यात्रा, खासकर जब चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, ऐसे में मौसम अगर बदलता है और बारिश होती है पहाड़ों पर, तो वो यात्रियों के लिए हल्का सा एक परेशानी का कारण बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जो मौसम अनप्रेडिक्टेबल रहता है उत्तराखंड का पूरा, अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर जो मानसून सीजन है, और मौसम विभाग ने इस बार पूरा अनुमान भी बताया कि 60% अधिक यहाँ पर इस बार मानसून में बरसात होगी। तो ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है इस बार की चारधाम यात्रा। पुलिस प्रशासन साथ साथ जो राज्य सरकार है उन्हें जो लैंडस्लाइड वाले एरिया है वहाँ पर खास सतर्कता रखनी होगी कि कोई भी जो जान माल का जो खतरा है उसे बिल्कुल जीरो किया जाए। और इसके तहत ही लगातार ये प्रयास किए जाएंगे जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है, जो ब्लैक स्पॉट्स है, इनको चिन्हित करके वहाँ पर साइन बोर्ड लगाए जाए कि यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होती है। तो इस बार जो मौसम रहने वाला है मानसून में काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और यात्रियों से यही अपील की गई है कृपया मौसम का पूरा अनुमान देखकर ही चारधाम की यात्रा करें। बिल्कुल अभय, तो अब की बार जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, ये बारिश कहीं पर राहत तो कहीं पर परेशानी बनकर साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं पौड़ी के जंगलों में लगातार लग रही आग पर काबू पाने के लिए अब एनडीआरएफ की सहायता ली जा रही है। एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम पौड़ी पहुंच गई है, जो कि जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाएगी। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से लगातार पौड़ी के जंगल जल रहे थे, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई थी, जिससे काफी हद तक जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम की भी अब मदद ली जा रही है।
ये 50 मेंबर्स की एनडीआरएफ की टीम है। हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेस्ट किया था। 28 अप्रैल को हमारा एक रिक्वेस्ट लेटर गया था, तो उसी क्रम में हमें अभी रीइंफोर्समेंट मिला है। 50 मेंबर्स की टीम है और जैसे ही ड्राई स्पेल स्टार्ट होता है, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं वापस से हमारे सामने आती, तो बहुत बड़ी मदद के तौर पे हमारे साथ रहेंगे और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास में एक ट्रेन टास्क फोर्स है। हमारे पास जनपद में टोटल अभी तक 210 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और बहुत शुष्क मौसम होने की वजह से डीएम सर के माध्यम से हम लोगों ने एनडीआरएफ का रिक्वेजिशन भेजा है और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ जनपद में एनडीआरएफ की ट्रूप पहुंच गई है और जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी आवश्यकता अनुसार इनकी सेवाएं। हमारी टोटल नफरी जो है 50 लोगों की है और हम लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला करके जहाँ भी आपके इंसिडेंट्स होंगे और जहाँ भी इनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा वहाँ हमारी टीम जो है उनके साथ मिलकर काम करेगी। देखिए, जो फॉरेस्ट का इलाका होता है ये खासकर उत्तराखंड के जो फुट हिल्स और जो तराई से ऊपर के जो इलाके होते हैं वहाँ पे आपके बांज के और पाइन्स के बहुत ज़्यादा जंगल्स होते हैं और जो आपका पैरूल्स वगैरह होता है और स्पाइक्स वगैरह जो होते हैं वो जो है काफ़ी ज्वलनशील होते हैं और सूखी पत्तियों के कारण भी जो है उसमें एक फ्यूल इकट्ठा होता है। तो इन फ्यूल्स के कारण जो है ना एनुअली एक्टिव इंसिडेंट्स आजकल हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनको हर साल जो है अपने मेंटेनेंस करता है और लेकिन कुछ जो है सिविलियंस के द्वारा जो है इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो मतलब कि अभी कंट्रोल कर लिए गए हैं और इन फ्यूचर में भी कंट्रोल। खबर देहरादून से है जहां बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने सीएम धामी को पत्र लिखा। बता दें कि जंगलों की आग की घटनाओं पर सरकार की द्वारा की गई कार्रवाई पर सीएम धामी को पत्र लिखा गया। वहीं निचले स्तर के कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को गलत बताया, जिसके बाद सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। साथ ही वन के उच्च अधिकारियों को भी फील्ड में तैनात करने और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।